नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक जंगली जो जड़ी बूटी होती है जिसको कि हम हमारी देशी भाषा में वन पलांडू, जंगली प्याज और कोलीकांदा इत्यादि नामों से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभी जंगली प्याज है, इसको गौर से देख लीजिए आप। ये सूख गया है, बरसात के मौसम में इसमें मूसली के समान पत्ते आते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल जंगल में आया हुआ हूँ, एक बार आप गौर से देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ा जंगल है और बहुत घना जंगल है, बयावान। ये देखिए आप, ये मैं जंगल में हूँ, ये जंगल में आया हुआ हूँ मैं अभी। इस जंगल के अंदर जो आप देख रहे हैं ये कोलीकांदा है। आपको इसको हम निकाल के दिखाते हैं, फिर आपको इसके आयुर्वेदिक गुण बताएंगे। काका जी खोदना है इसको, ये देखिए आप, ये खोद रहे हैं काका जी मेरे साथ जंगल में आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कोलीकांदा जो है बड़े काम की दिव्य औषधि है। गांव के बहुत से लोग इसकी फ़ायदों को नहीं जानते, तो सिटी के कहाँ से जानेंगे। आज हम आपको इसके बड़े दिव्य फ़ायदे बताऊंगा मैं आपको। कोलीकांदा बिल्कुल प्याज की तरह होता है और इसको वन पलांडू बोलते हैं दोस्तों। इससे हृदयगत बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, पाँव की जलन, चर्म रोग, वायु रोग इत्यादि सभी रोगों में ये बड़े काम की चीज़ है। इसको आप देखिए, खुद रहा है, मैं आपको खुदने के बाद बताऊंगा आपको। ये एक तो ये खुद गया है, इधर एक ही खुद गया है दोस्तों। ये देखिए, एक प्याज तो ये खुद गया है और खुद रहा है, उसको भी निकाल रहे हैं ये। हाँ, खोद लो काका जी इसको। हाँ ठीक है, दोनों आपके हाथ में ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाथ में ले लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ अब इसको दे दो, उसको दे दो कुराड़ी, है ना। इधर दिखाओ आप इनको, ये देखो आप, गौर से देख लो। इसको कोलीकांदा कहते हैं, इसको वन कांदा, रान कांदा इत्यादि नामों से इसको हम जानते हैं दोस्तों। आपको इसके बारे में एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ मैं। कई जगह मैंने देखा है, लोग कहते हैं जहरीला होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। इसका विशेष जो प्रयोग है, जो गडरे लोग होते हैं, जो गाय भैंस या भेड़ें चराते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी चटनी बना के खाते हैं। वो किस प्रकार खाते हैं दोस्तों, इसको बीच में से काट लिया जाता है और बीच के अंदर का भाग जो है इसको निकाल के फेंक दिया जाता है, और ऊपर के 1 से 2 छिलके निकाल करके, इसके छिलकों को वो लोग निकाल करके, और जिस चूल्हे में वो खाना पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, उस चूल्हे में इसको डाल करके सेक लेते हैं ये। उसके बाद इसकी चटनी बना के खाते हैं। तो वो उनके फेफड़ों के अंदर का जो कफ जमा हुआ रहता है, क्योंकि उसको निकाल के बाहर कर देता है। क्योंकि वो लोग, आप जानते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर उन भेड़ों को लेकर चढ़ते हैं, तो उनके फुफ्फुस जो है, जो फेफड़े हैं उनके, वो इसी औषधि से शुद्ध रहते हैं दोस्तों। इसका विशेष प्रयोग ये है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के किसी भी अंग में सूजन आ रही हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे घुटना हो, चाहे कहीं भी सूजन आ रही हो, तो आप इसके कलक को कूट लीजिए। इसको कूट करके इसको तवे पर हल्का सा कुनकुना कर लीजिए और एक कपड़े में लेकर उसको उस जगह पर जहाँ सूजन आ रही हो वहाँ पर बांध लीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि उस सूजन आपकी 1 से 2 बार में बिल्कुल आरामदायक हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के चर्म कील, जिसको हम पाँव का गोखड़ू बोलते हैं, देखिए बड़े काम की जो औषधि है ये, क्योंकि चर्म कीलों में कोई भी औषधि अधिकतर कारगर नहीं होती, मगर ये थोड़ा तीक्ष्ण भी है, थोड़ा तेज भी है। तो इसको आप कूट पीस करके हल्का सा गर्म करके, जहाँ पर आपके गोखड़ू यानी जो चर्म की कील हो रही है, जहाँ पाँव में जो कील हो जाती है, उस कील पर यदि आप इसको बांधेंगे तो वो कील जो है धीरे 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 बाहर निकलने लगेगी और वहाँ पर से वो चर्म कील मिट जाएगी दोस्तों। समय लगता है, औषधि है, औषधियों में समय लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है आयुर्वेद के अंदर। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को पाँव में जलन होती है, तो इसको कूट करके इसका थोड़ा सा रस हल्का सा सरसों के तेल में मिला करके कुनकुना करके यदि लगाया जाए, तो पाँव में जो जलन होती है उसमें शांति प्रदान करता है। इसी प्रकार से इसके द्वारा एक तेल का निर्माण किया जाता है दोस्तों। वो तेल बनाने का तरीका ये है कि आप आधा किलो कोलीकांदा ले लीजिए, इसको कूट पीस के चटनी जैसा कर दीजिए। ध्यान रहे इसका रस आँखों में ना लगे, क्योंकि थोड़ा यह तीक्ष्ण होता है, थोड़ा सा तीव्र होता है,
तो इसको आप कूट पीस करके तिल्ली का तेल, जैसे मान लीजिए आपने आधा किलो एक कोली कांदा लिया है, तो तिल्ली का तेल आप लेंगे करीब 2 किलो, उसमें डाल करके इसको पकाइए। जब ये बिल्कुल जल जाए और तेल तेल बचे तो उस तेल को छान करके एक शीशी में भर लीजिए। अब इसका सबसे बड़ा दिव्य जो फ़ायदा है वो ये है कि जिन बच्चों को सूखा रोग, सूख फेफड़ी रोग बोलते हैं, आपने देखा होगा बच्चे सूख के बिल्कुल डंडे जैसे हो जाते हैं, तो कोई चूना घिस रहा है, कोई मकोई के पत्ते लगा रहा है, इत्यादि इत्यादि कार्य करते हैं। मगर सबसे सुलभ औषधि है ये। आपके आसपास के जंगलों में आप कहीं कभी किले पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर आपको सब जगह मिलेगी ये, और बहुत आराम से मिलती है। इसको ले आइए, इस प्रकार तेल बना करके आप उस बच्चे के गर्दन का हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरे बदन पर इस तेल का मालिश करिए, उसको धूप में बिठाइए। इस प्रकार जब आप उसको धूप में बिठाएंगे तो बच्चे के जो सूखा रोग के कीटाणु हैं, जो सूख फेफड़ी रोग के कीटाणु हैं, वो मर जाएंगे और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, ये जो तेल आपने बनाया दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं बताते जाता हूँ आपको। यदि किसी का कान बहता हो, कान चटचटाता हो, तो कान के अंदर भी आप उसकी 2 से 3 बूंद डालें तो कान के रोगों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। किसी को कमर में दर्द रहता हो, वायु का वात का दर्द हो, तो उसमें ये जो कोली कांदा है, ये जो वन प्लांडू है, बड़े काम की चीज़ है। इस तेल का मालिश करिए आप। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अंडकोश में पानी भरा जाता है, जिसको हमारी आयुर्वेद के अंदर हाइड्रोसिल इत्यादि नामों से, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। हम देसी भाषा में बोल देते हैं गोसा चल जाना, अर्थात एक अंडकोश गायब होकर के उसमें पानी भरा जाना। उसमें यदि इस तेल का आप उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे जो अंदर पानी भरा है वो भी सूखने लगता है, और ये बड़े काम की दिव्य वनौषधि है। दोस्तों, वन पलांडू के अंदर मैं आपको एक दिव्य बात बता देना चाहता हूँ, अभी तक शायद किसी रसायनी ने नहीं बताई होगी। इसके अंदर हिंगुल की भस्म बनाई जाती है, जो कि लकवे के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हिंगुल को हम विशुद्ध कर लेते हैं। हिंगुल को विशुद्ध करने का तरीका यह है, या तो आप नींबू के रस की उसको 7 भावना दे लें, या आप उसको पेठे के रस की भावना दे लें, या भेड़ के दूध की दे लें। आयुर्वेद में काफ़ी प्रोसेस है इसको शुद्ध करने के। हिंगुल उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। शुद्ध करके उसकी टिकिया बना करके आप इस कोली कांदे का मुंह में छेद करके उस टिकिया को रख दें। 1 तोले से बड़ी टिकिया ना हो, रख करके इसको 7 बार कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी करना है तो मुल्तानी मिट्टी के साथ सूती कपड़ा लें, थोड़ा उसमें सज्जी खार, थोड़ा सा सुहागा इत्यादि जो चीज़ आपको मिलानी हो आयुर्वेद के हिसाब से मिला सकते हैं। मैं अलग तरह से बनाता हूँ। कपड़ मिट्टी मिला करके, कपड़ मिट्टी करके आप इसको शुरुआत में 2 किलो कंडों की अग्नि दें। 2 किलो कंडों की अग्नि दे करके आप इसको जब अग्नि ठंडी हो जाए तब निकालें। ऐसे 7 बार करने पर आपको बिल्कुल मैरून कलर की इसकी भस्म प्राप्त होगी। उसकी 1 चावल की मात्रा मक्खन या मलाई पर देने पर वो लकवे का जो रोगी है उसमें काफ़ी फ़ायदा करती है। दोस्तों, ये मैंने आज आपको वन पलांडू, जिसको हम कोली कांदा, वन कांदा, रान कांदा इत्यादि नामों से जानते हैं दोस्तों, इससे अवगत कराया है। एक बार इसको आप गौर से देख लें ये किस प्रकार होता है। काका जी इसको घुमा के दिखा दो कैसा रहता है। ये इस प्रकार निकलता है। ये देखें, बिल्कुल प्याज की वत। इसकी एक विशेष प्रक्रिया और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अब याद आया मेरे को। इसके छिलके जो आप निकालते हैं, इन छिलकों को निकाल के सुखा लीजिए, और 1 से 2 रत्ते की मात्रा यदि आप शहद में चटाते हैं तो जो हृदय की कमजोरी है, हृदय की धड़कन बढ़ जाना है, उसमें ये अमृत के समान कार्य करता है। दोस्तों, हृदय की गति को नॉर्मल कर देता है, हृदय की कमजोरी को दूर करता है। बहुत दिव्य वनौषधि है। दूसरी बात, यदि किसी के फेफड़ों में कफ जम गया हो, फुफ्फुस में, तो इसी प्रकार से आप शहद में इसकी 1 से 2 रत्ते की छिलकों की सुखाए पाउडर की मात्रा लीजिए, तो आपके जो फेफड़ों में श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है, जो कफ जम गया है, उसको बाहर निकालता है। क्योंकि बुखार चले जाने के बाद भी बहुत सौ के शरीर के अंदर कफ रह जाता है, तो कफ नहीं निकल पाता। उन कफ को बाहर निकालने में यह औषधि बहुत कारगर है। दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको YouTube चैनल के माध्यम से कोली कांदा किस प्रकार का होता है इससे अवगत कराया है। एक बार पुनः विकास मंगल का आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।